चलो बढ़िया। तो कैसा लगा 2 साल बाद स्कूल जाके? दो नहीं, कितना हो गया है, 1.5 साल तो हो ही गया है। अच्छा। क्या था हमारा? जर्नल हमारा हो गया था लगभग, बस हमें वो ट्रेडिशनल वाला मेथड एक बार देखना है। ठीक है, कि ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड में मैम 3 चीजें आती हैं। ठीक। पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर मैम सारे पर्सन्स आते हैं, पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है। तो बेसिकली ये अकाउंट किससे रिलेट करता है? अकाउंट्स विच रिलेट टू इंडिविजुअल्स फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन कंपनी एक्सेट्रा। ठीक है। तो कुल मिला के मेरा ये मतलब है, अगर मैंने कोई अकाउंट लिखा और वो अकाउंट किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति पे रिलेट कर रहा है, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति से रिलेट कर रहा है, जैसे कि राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, तो ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के अकाउंट है ना, तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है। और अगर मान लो वो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मतलब किसी ऐसी जगह से रिलेट कर रहे हैं जहां बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो वो भी पर्सनल अकाउंट होगा। जैसे कि बैंक। बैंक क्या होता है? बैंक में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। ठीक है। तो बैंक भी क्या होगा? एक पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक। कंपनी, कंपनी में भी बहुत सारे काम करने वाले लोग होते हैं ना, तो वो भी क्या होगा? वो भी एक पर्सनल अकाउंट होगा। यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को का अकाउंट दिया है, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का अकाउंट है, तो वो भी पर्सनल अकाउंट है, साथ ही साथ एक ग्रुप ऑफ पर्संस का अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है। बस हमें ग्रुप ऑफ पर्संस को पहचानना आना चाहिए। जैसे कि बैंक, वहां ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं। कंपनी, वहां ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, वहां ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप्स, वहां पे दो ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं। ठीक है। तो ये हुए आपके पर्सनल अकाउंट। इनके एग्जांपल्स अगर मैं लिखूं तो कुछ इस प्रकार होंगे। अच्छा, मैं इसके पहले टाइप्स लिखता हूँ, एग्जाम्पल बाद में, क्योंकि टाइप्स के साथ ही एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो पर्सनल अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं मैम। पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में मैम क्या होता है कि सारे के सारे इंसानों से रिलेटेड, इंडिविजुअल व्यक्तियों से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि राम, श्याम, सोहन, मोहन, इन सब के अकाउंट अगर दिया है, तो ये सब किस में आएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट, सेकंड होता है आर्टिफिशियल पर्सनल। अब इसके अंदर मैम वो आता है ग्रुप ऑफ पर्संस वाला, मतलब वो जगह है जहां पे ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो भी पर्सनल अकाउंट में गिना जाता है। और वो किस वजह से गिना जाता है? आर्टिफिशियल पर्सनल की वजह से। इसमें क्या क्या आएगा? बैंक ले लो, फर्म ले लो, ऑर्गेनाइजेशन ले लो, कंपनी ले लो, ये सब लोग। ठीक है। और तीसरा है
पर्सनल अकाउंट, इसमें सिर्फ 4 चीजें आती हैं, सिर्फ 4 चीजें, ठीक है। क्योंकि इसमें आगे देखो, इसमें आगे एक्सेट्रा लगा है, यानी इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, और इसमें भी बैंक, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ग्रुप ऑफ पर्सन कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में सिर्फ 4 चीजें होंगी। वो 4 चीजें क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, और लास्ट है अनअर्न्ड इनकम। ये सिर्फ 4 चीजें आएंगी इसमें, ठीक है। तो ये 3 तरह के पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, और मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिया इसी के अंदर कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब इसका रूल पढ़ते हैं कि इसका रूल क्या कहता है। तो इसका रूल बहुत सीधी सी बात कहता है मैम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो व्यक्ति कुछ रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर लो, और जो व्यक्ति कुछ दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। हाँ, हेलो, ओके चलो। सेकंड, रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में मैम ऑल एसेट्स शामिल होते हैं, जितने भी एसेट्स होंगे बिजनेस में वो सब शामिल होंगे, एक्सक्लूडिंग 2 एसेट्स। 2 एसेट्स को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स इसमें शामिल होंगे, और वो 2 एसेट्स कौन से हैं? बैंक एंड डेटर्स। क्योंकि डेटर्स जो होंगे ना, वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होंगे, और बैंक मैंने ऊपर बताया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो इन 2 एसेट्स को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स क्या हैं? रियल अकाउंट है। अब बात की जाए इसका रूल क्या है। हाँ, है डेटर एसेट तो हैं। मैंने कहा सारे के सारे एसेट्स रियल अकाउंट में आएंगे, सिर्फ 2 एसेट्स को छोड़ के। वो 2 एसेट्स कौन से हैं? बैंक और डेटर्स। क्योंकि डेटर्स कोई इंसान होगा ना, राम, श्याम, सोहन, मोहन, कोई ना कोई इंसान होगा ना डेटर। और क्योंकि वो पर्सन से रिलेट कर रहा है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और बैंक अभी ऊपर बताया कि वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ग्रुप ऑफ पर्सन है वहां। समझ गई? अब एग्जांपल्स किसकी बात करें तो सारे के सारे एसेट्स लिख दो बैंक और डेटर्स को छोड़ के। तो लिखना शुरू करते हैं। कैश, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, ठीक, मोटर व्हीकल, व्हाट इज द लास्ट वन, मोटर व्हीकल, और क्या लिख सकते हैं लास्ट? प्लांट, ठीक है, और एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। अब बात करी जाए इसके रूल की। डेबिट what comes in and
क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, ऐसा रियल अकाउंट कहता है। तीसरा, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ 4 चीजें जाती हैं और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम और गेन, सिर्फ ये 4 चीजें नॉमिनल अकाउंट में जाती हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देने में तो दिक्कत होगी नहीं। सैलरी, रेंट, वेजेस, रिपेयर, कैरेज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। और ये सारे एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल लिखे हैं। रुको, कुछ लॉस वगैरह के भी हो जाए। लॉस जैसे कि डेप्रिसिएशन ले लो। ठीक, गेन का अगर बताऊं तो क्या होगा, और अगर लॉस की बात करें तो डिस्काउंट अलाउड होगा। गेन की बात करें तो डिस्काउंट रिसीव्ड, वही गेन होता है। ठीक, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। देखा था ना, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एक तरीके का गेन था, जर्नल में देखा था इसको। ठीक है, अब बात करी जाए कुछ इनकम्स की, तो इनकम्स जैसे सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड। ठीक है, और फाइनली लगा देते हैं एक्सेट्रा, और इसका रूल देख लेते हैं अब। डेबिट ऑल expenses and losses and credit all incomes and gains। यानी ये रूल कहता है कि डेबिट कर लो सारे एक्सपेंस और लॉस को, यानी कोई भी एक्सपेंस और लॉस हो तो उसको हमेशा डेबिट किया जाएगा, और कोई भी इनकम और गेन हो तो उसको हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो ये था मैम ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, अगर आपका पेपर ऑप्शनल होता है तो आपसे एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जा सकते हैं, कि जैसे उसने दे दिया मशीन और पूछ लेगा बताओ पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, क्या है। या फिर दे दिया बैंक, पूछ लेगा पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा।
ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको कुछ अगर दूं बताने के लिए सवाल पर्सनल रियल नॉमिनल वाले, तो आप बता पाएंगी? हाँ, क्यों? किस खुशी में? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सवाल करने में क्या है? और कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो बताओ क्या नहीं समझ में आया? मैम इसमें बताना क्या है? ये कोई न्यूमेरिकल सवाल थोड़ी है, ये मैं कुछ थ्योरी पूछने वाला हूँ आपसे। जैसे कि मैंने कहा रेंट रिसीव्ड, तो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है? बताओ। नॉमिनल बस। मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी आपने ली है, तो मशीनरी क्या होगी? एसेट है तो क्या होगा, पर्सनल रियल की नॉमिनल? बस यही चीजें बतानी है। एक्सपेंस लॉस इनकम गेन, रियल के अंदर सारे के सारे एसेट्स बैंक और डेटर्स को छोड़ के, और पर्सनल के अंदर अकाउंट्स विच रिलेट टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्संस। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा बैड डेब्ट, तो वो किस में आएगा, पर्सनल रियल की नॉमिनल? हाँ, बैड डेब्ट तो नुकसान है ना। जितना पैसा वो लेके गया आपका, जितना नुकसान उसने किया, जितना पैसा वो आपका लेके चला गया है आपका डेटर, उसको बोल दिया ना जितना आपका नुकसान हुआ। ठीक है, पूरी जर्नल में हमने बैड डेब्ट को नुकसान ही तो माना था कि आपका नुकसान हो रहा है इसलिए डेबिट करो। क्यों? हाँ, तो नुकसान है तो नॉमिनल होगा। बिल्डिंग, ओके। चलो अब लाइन से बोलता जा रहा हूं, बताती जाओ। पर्सनल रियल के नॉमिनल, कैश, बैंक, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, एब्सोल्युटली रॉन्ग। रुक जाओ, पेज ही खोल दें, आपको खुद ही याद आ जाएगा। ये देखो, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के अंदर ही एक हेड आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, यानी अभी एक्सपेंस नहीं है, अभी हमने पे नहीं किया है, फ्यूचर में पे करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके की लाइबिलिटी बन रही है ये। ठीक है, इसको याद है ना, बैलेंस शीट में भी लिखते हैं। अकाउंटिंग की क्वेश्चन याद है कि नहीं, कि इसको बैलेंस शीट में लिखा जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी है। 2 महीने का किराया जो अभी नहीं भरा है, तो वो लाइबिलिटी है, फ्यूचर में भरेंगी। एक्सपेंस का मतलब होता है वो चीज जो आपने खर्च कर दी अभी, जो 10 महीने का किराया जो पे किया था वो एक्सपेंस है।
मगर जो 2 महीने का किराया अभी नहीं पे किया है वो लाइबिलिटी है। सेल्स, एक्रूड इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी, लीज पे अगर प्रॉपर्टी दी है, ड्राइंग्स, गलत, पर्सनल। कैपिटल भी मैम एक पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि वो भी एक पर्सन से रिलेटेड है, और ड्राइंग्स भी एक पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि वो भी क्या है, एक पर्सन से ही रिलेटेड है। जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है वही व्यक्ति पैसा निकाल रहा है। दोनों ही चीजें एक व्यक्ति से रिलेटेड हैं, तो कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों ही क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट। समझ में आया? रेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, परचेजेस, बैड डेब्ट रिकवर्ड, इंटरेस्ट पेड, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे करंट अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट क्या होते हैं पता है? हाँ बताओ क्या होता है करंट अकाउंट? उसमें ऐसी क्या खास बात होती है कि वो सिर्फ बिजनेसमैन को खोलने दिया जाता है? वो तो सेविंग में भी होता है। वो तो सेविंग में भी होता है। खास बात पता है क्या है? सेविंग अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना होता है। जैसे कि एसबीआई में है 3,000 रुपए, पीएनबी में है 2,000 रुपए। तो आप वो जब 3,000 या 2,000 की जो लिमिट है उनकी, उसके नीचे आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगी। जबकि क्या है, करंट अकाउंट में आप 0 रुपीज, आपके खाते में 0 रुपए हो जाए उसके बाद भी विड्रॉल कर सकती हैं आप। यानी आपके अकाउंट का बैलेंस माइनस में भी जा सकता है, करंट अकाउंट का। ठीक है? इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सबसे कम मिलता है, या फिर बिल्कुल समझ लीजिए मिलता ही नहीं है। ठीक है? तो ये होता है करंट अकाउंट। और जैसा कि मैंने बताया, करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव में भी चला जाता है क्योंकि हम जीरो बैलेंस होने के बाद भी सर्टेन लिमिट तक पैसा निकाल सकते हैं उस अकाउंट से। इसी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो बैंक हमको देता है। तो ये जितने रुपए का हमने ओवरड्राफ्ट किया है वो क्या होगा, पर्सनल, रियल के नॉमिनल? ये इस पन्नी में था ये। हाँ, नॉमिनल पक्का? पक्का? रॉन्ग, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन देता है? और बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो वो जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहा है वो भी तो पर्सनल अकाउंट हुआ। और इसको समझने का एक और पर्सपेक्टिव है, अगर आप नॉमिनल बोल रही हैं,
तो वो जो ओवरड्राफ्ट आपने किया है वो क्या आपका एक्सपेंस लॉस या इनकम गेन, इन चारों में से क्या कहेंगे आप उसे? क्योंकि नॉमिनल में तो सिर्फ चार चीजें जाती है, एक्सपेंस लॉस इनकम गेन। लाइबिलिटी है वो। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट किया है तो वो 1,000 रुपए फ्यूचर में पे करने होंगे, और फ्यूचर में पे करने होंगे तो लाइबिलिटी है वो। ठीक है, और लाइबिलिटी है तो बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ गई है? लाइबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। हेलो। पर्सनल पर्सनल, क्योंकि लाइबिलिटी में जितनी भी चीजें वो या तो पर्सन से रिलेट कर रही हैं या तो ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेट कर रही है, तो दोनों केसेस में वो क्या होगा? पर्सनल ही होगा। ठीक है मैम, आप थक गई हैं लग रहा है, आज आपकी आवाज धीमे आ रही है। हेलो, चलो बताओ अगला। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स का क्या मतलब होता है? कैरेज ऑन सेल्स की कैरेज ऑन परचेस? ओके। गुडविल, पता नहीं गुडविल क्या होता है। एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, लॉस, एक्सपेंस, गेन, इन छह में से क्या है? लो, गुडविल का मतलब क्या है ये याद है? ये तो बता चुके हैं, 200% श्योर है, बता चुके हैं। हाँ बताया पर हम भूल गए। गुडविल का मतलब होता है मैम, नेम फेम पॉपुलैरिटी किसी बिजनेस की। हाँ, हाँ? हाँ वो हो सकता है ना बताया हो अभी आपको, क्योंकि वो अभी तक आया नहीं है किसी जगह पे। ठीक है, इसलिए नहीं बताया हो। लेकिन अरे मैम, मुझे लगा आप पढ़ चुकी हैं ये सब स्कूल में। आप तो लेजर वेजर तक पढ़ चुकी हैं ना स्कूल में, तो स्कूल का थोड़ा ज्ञान दे देंगी। तो मैं कह रहा हूँ क्या था वो? गुडविल, गुडविल नेम फेम पॉपुलैरिटी है बिजनेस की। ठीक है, और इस नेम फेम पॉपुलैरिटी की वजह से भी बिजनेस को फ्यूचर में बहुत इनकम्स होंगी। ठीक है, इस नेम फेम पॉपुलैरिटी की वजह से भी फ्यूचर में बिजनेस को बहुत इनकम्स होंगी, या फिर यानी बहुत सारे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो ये फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे वो क्या होंगे? हमारे एसेट्स। इसलिए गुडविल एक एसेट होगी। अब क्योंकि इस एसेट को देखा और छुआ नहीं जा सकता, तो इसलिए इसको इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है। और जिन एसेट्स को देखा और छुआ जा सकता है, जैसे कि लैंड, मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, ये सब, तो इनको हम टेंजेबल एसेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड। ओके, गुड्स परचेस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यस, रेंट पेड, कैपिटल क्रेडिट होता है। कैपिटल क्रेडिट इसलिए होता है क्योंकि किसके हिसाब से? पहले वाले रूल्स के हिसाब से कि यहाँ? पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। गिवर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल है ना। तो जो व्यक्ति यानी बिजनेसमैन कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में, तो ही इज द गिवर, दैट इज व्हाई ही इज क्रेडिटेड। ठीक है, और जो हमारा मॉडर्न मेथड है उसके हिसाब से कैपिटल एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट होगी। क्योंकि बिजनेसमैन जो भी पैसा लगाता है वो कैपिटल ही कहलाता है बिजनेस में। ठीक है,
उसमें बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, समझ गई मैम? रेंट पेड, हेलो, रेंट पेड, जी। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ओके, कोई नहीं। गुड्स परचेज्ड, अरे बिल्डिंग सोल्ड, नॉमिनल क्यों होगा? बिल्डिंग सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स थोड़ी सेल कर रहे हैं, एसेट को बेच रहे हैं, और एसेट को बेच रहे हैं तो एसेट क्या है? रियल। डिस्काउंट अलाउड, लास्ट, जी। तो ये था मैम जर्नल पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा जर्नल समाप्त हो गया है। हमारे पास कितना समय है अभी? जी मैम, बताइए, आप एक क्वेश्चन करना चाहेंगे जर्नल का कि नया चैप्टर शुरू करें? मेरे हिसाब से एक करना चाहे तो कर लीजिए। हेलो, नया चैप्टर जो शुरू होगा वो क्या होगा, क्या कौन सा करेगा? जीएसटी? वैसे करना चाहे तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, इसी तरह आपके पेपर में आएगा, इसी तरह आपकी बुक में क्वेश्चन होगा, ठीक है? जो डीके गोयल की बुक में होगा ना, पहला ही क्वेश्चन इसी के जैसा होगा, जो मैंने 12वां क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है? 12वां क्वेश्चन मैं आपको जो करवा रहा हूँ, आपकी बुक में आपको पहला ही क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा कि सारे ट्रांजैक्शन आपस में मिक्स्ड होंगे, ठीक? तो ये अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए। फॉर्मेट वॉर्मेट बना के जरूरी नहीं है, फॉर्मेट बना के अपने घर पे करना, करना है कि नहीं? क्यों? हाँ कर लीजिए, पता नहीं घर पे तो आप करती नहीं है क्वेश्चंस। इसमें इस बुक के, मैंने अपनी बुक के जितने सोल्यूशंस करने के लिए कहे थे आपको घर पे, उसका किसी का सोल्यूशन नहीं आया अभी तक। मैम लगभग 1.5 हफ्ता होने वाला है, और अब तो मैं खुद भूल गया हूँ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस कहे थे आपसे। ठीक है, क्या आपको याद है? याद है तो करके भेज दो, चेक कर ले, समझ में आए कि आपको समझ में आया है कि नहीं। बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है आपसे मैम क्वेश्चंस करवाने के लिए। ऐसे आपके बाकी टीचरों को भी आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है क्या? बाकियों में खैर इतना काम नहीं रहता होगा जितना अकाउंट्स में है।
और मैम लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर आप अपने लिए अकाउंट्स आसान बनाना चाहती हैं तो एक सजेशन मान लीजिए अच्छे कि कम से कम ये जो जर्नल का है, जर्नल के चैप्टर के कम से कम 20 क्वेश्चंस की सेल्फ प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मिनिमम। मैक्सिमम तो जितने कर पाओ कर लो, ये मैंने मिनिमम लिमिट बताई है। ठीक है, क्योंकि ये जितना स्ट्रांग होगा बाकी चैप्टर उतने ही आसान लगेंगे, और ये आपको तब स्ट्रांग लगना शुरू होगा जब आप घर पे इसको लगाएंगी। ठीक है, और कम से कम 20 क्वेश्चन लगाओ। लो, फॉर्मेटिंग के चक्कर में मत पड़ना, मुझे सिर्फ डेबिट क्रेडिट जानना है, कौन सा अकाउंट डेबिट कर रही हैं आप, कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर रही हैं। फॉर्मेटिंग आप घर पे करिएगा जब क्वेश्चन करिएगा तब।
मैम आपके स्कूल में अकाउंट्स में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है ना जो कटवाया हटवाया गया हो? सारे चैप्टर अभी तक पढ़ाए गए ना? ठीक है, तो फिर मैं भी इसी हिसाब से पढ़ाता हूँ आपको कि कुछ आपके बुक कोर्स से कटा नहीं है। क्योंकि पिछली बार जीएसटी में कुछ टॉपिक्स कटवा दिए गए थे कई स्कूल्स में। हाँ, क्या कह रही हैं? आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं ये मान के पढ़ाता हूँ ना, क्योंकि ये न्यूज़ आई थी कि आईएससी ने 30% सिलेबस को रिड्यूस किया है क्लास 11th के भी। बट ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं आया जिसमें सारे टॉपिक्स लिस्टेड हो। जैसे पिछली बार हुआ था कि 30% उन्होंने पिछली पिछली बार तो 50% रिड्यूस किया था, 30 छोड़ो 50% कर दिया था। और उसको लिस्ट किया था उन्होंने कि इस चैप्टर से ये टॉपिक हटा रहे हैं, इस चैप्टर से ये टॉपिक हटा रहे हैं। बट अभी तक मुझे आईएससी की वेबसाइट पे 11th के लिए ऐसी कोई भी पीडीएफ नहीं मिली है। 12th के लिए मिली है, लेकिन 11th के लिए कोई पीडीएफ नहीं मिली है आईएससी की वेबसाइट पे जिसपे ये लिखा हो। तो अभी तक मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, वो मैं इसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि कुछ सिलेबस से नहीं हटा है, 0% रिडक्शन हुआ है। जब तक कोई पीडीएफ मुझे ना दिख जाए, ठीक है, या तो आपके थ्रू दिखे या तो आईएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखे जिसमें स्टेटेड हो कि ये 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है और ये चीजें हम हटा रहे हैं सिलेबस से इस साल के लिए, ठीक है, तो तब तक उसको स्किप करने का कोई फायदा ही नहीं है। और टिल डेट आईएससी ने ऐसी कोई पीडीएफ नहीं डाली है वेबसाइट पे। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि आईएससी ने, हो सकता है, अफवाह उड़ाई हो कि 30% 11वीं के लिए भी रिड्यूस कर रहे हैं। अफवाह सच नहीं, मतलब बाकी सब्जेक्टों में रिड्यूस कर दिया हो, अकाउंट्स में कुछ ना रिड्यूस किया हो। हाँ, इको में भी नहीं हुआ है, मतलब वालों में नहीं हुआ है, हो सकता है पीसीएम में हुआ हो ना कुछ ना कुछ। और करना भी नहीं चाहिए, अकाउंट्स में तो खासकर कुछ रिड्यूस नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर आधी अधूरी जानकारी लोगों को मिलती है। जैसे जिन्होंने पिछली बार 11वीं की है, आधी अधूरा जीएसटी पढ़ा था उन्होंने, आधा अधूरा जीएसटी का ज्ञान लिया उन्होंने, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। अगर आप फ्यूचर में अकाउंट्स फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उससे दिक्कत होती है अगर आपको आधा अधूरा बेसिक्स आता हो। क्योंकि 11वीं में आप जो भी अकाउंट सीख रही हैं सब बेसिक्स ही सीख रही हैं अकाउंट्स के। और अगर बेसिक्स ही, मतलब बेसिक्स में ही आप 30% 50% रिड्यूस कर दो तो फिर बचा ही क्या है। अच्छा, मैंने आपको डीके गोयल से भी सवाल लगाने के लिए किए हैं, अगर आपको सवाल, आपके सवाल गलत होंगे, ठीक है, तो बता दीजिएगा, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। और गलत गलत सही छोड़ो, आप हर क्वेश्चन का सोल्यूशन करके मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं आपकी एंट्रीज भी चेक कर लिया करूंगा कि आप सही एंट्री पास करेंगे कि गलत, क्योंकि मैं इस चैप्टर में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मुझे पता है कि अगर ये आपको अच्छे से सीख गई हैं तो आगे के चैप्टरों में मेरे लिए सिर दर्द कम हो जाएगी। इसलिए आप जितने भी चैप्टर अपनी बुक से करेंगी एक्सरसाइज से, अपनी एक्सरसाइज की फोटो खींच के भेज दीजिएगा जर्नल की, और साथ ही साथ अपने सॉल्यूशंस की फोटो करके खींच के भेज दीजिएगा। मैं आपकी एक एक एंट्री चेक करूंगा, ठीक है। और अभी सैटरडे को जो टेस्ट भी होगा उसमें भी आप सॉल्यूशन करके भेजिएगा उसका। जर्नल का टेस्ट है ना सैटरडे को, पता है?
हाँ, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेना, फिर बाद में ना कहना कि पेपर टफ लगा। लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, शुरुआत के 2-4 पन्ने पढ़ लेते हैं, 2-4 मतलब 6 से 8 पन्ने पढ़ लेते हैं, सोचते हैं सर इसी से पूछेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। ये 2010 थोड़ी चल रहा है। टीचर भी एडवांस हो गए हैं आप लोग की तरह, अब हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग के एग्जाम्स में भी तो हम लोग भी हर टॉपिक से पूछेंगे। चलो हो गया कि नहीं? मैच करना शुरू करें। पहली वाली की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए से। हाँ, मैम फोर्थ वाली एंट्री गलत है आपकी। हेलो, फोर्थ वाली एंट्री गलत है। डू यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज? ठीक है, हमने अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाले हैं, तो ये क्या था, वो कौन सा कॉन्सेप्ट था ये हमारा, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक वाला ना। और इसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, बैंक से कैश दो कारणवश निकाल सकते हैं। पहला तो ऑफिस यूज, जो कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि ऑफिस यूज के लिए निकाला है, और दूसरा क्या होता है, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज आ गया है तो इसकी एंट्री तो सबसे सिंपल हो जाती है, क्या, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर ऑफिस यूज है तो तब एंट्री होगी, आपके हाथ में नगद कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री ठीक ऑपोजिट है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एंट्री की। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की क्या एंट्री होती है, बैंक में पैसा पड़ता है इसलिए बैंक डेबिट, और कैश आपके पास से जा रही होती है इसलिए कैश क्रेडिट। ठीक, चलो अरे अगला क्वेश्चन तो देखें। ट्रांजैक्शन क्या है नेक्स्ट? सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा टू सेल्स, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम परचेज टू श्याम। ओके, कृष्णा ने रिटर्न किए हैं, कृष्णा ने को सेल किया था ना, तो सेल रिटर्न होगा, सेल रिटर्न टू कृष्णा।